गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स में डिस्कस किया कि कंप्यूटर क्या है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर का। उसके बाद हमने जाना कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में एंड देन हमने पढ़ा कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल्स में कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर्स के कंपोनेंट्स के बारे में। डिटेल में जानेंगे आज कि किस तरह से कंप्यूटर वर्क करता है, उसके कंपोनेंट्स किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म्स करते हैं और कंपोनेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या हैं। एंड हम जानेंगे आज कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन के बारे में कि कंप्यूटर को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, उसके बारे में भी आज हम स्टडी करेंगे। तो अपने सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है? मैंने आपको पहले भी बताया था दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को रिट्रीव कर सकता है, डेटा को एक्सेस कर सकता है, डेटा को प्रोसेस कर सकता है। मींस हम जो भी इनपुट देंगे, कंप्यूटर का काम उस इनपुट डेटा को प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करना है। मींस आपने कुछ भी इनपुट दिया, चाहे कीबोर्ड से आपने कोई भी इनपुट दिया, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उस इनपुट को स्टोर करेगा, उस इनपुट को प्रोसेस करेगा एंड आपके लिए आउटपुट जनरेट करेगा और आउटपुट भी स्टोर होगा। तो कंप्यूटर इज अ डिवाइस दैट कैन बी इंस्ट्रक्टेड टू कैरी आउट सीक्वेंसेस ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ऑटोमेटिकली। मींस कंप्यूटर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करता है और उन पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के बाद, उनको प्रोसेस करने के बाद आपके लिए रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। मॉडर्न कंप्यूटर्स हैव the ability to follow generalized sets of operations called programs। आज के टाइम में जो कंप्यूटर्स डिजाइन हो रहे हैं उनके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाते हैं और एक प्रोग्राम में बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। प्रोग्राम किसे बोला जाता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम बोला जाता है और आज का कंप्यूटर कई तरह के प्रोग्राम्स को एक ही बार में एग्जीक्यूट कर सकता है। These programs enable computers to perform an extremely wide range of tasks। जैसा हमने जनरेशंस में पढ़ा था कि पहले ऐसे डिवाइसेस बनाए जाते थे जो सिर्फ एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते थे, और अगर आपको अलग टास्क परफॉर्म करना है तो पूरे डिवाइस का डिजाइन ही हमें चेंज करना पड़ता था। लेकिन टाइम के साथ साथ इसको अपडेट किया गया और अब आज के टाइम में हमारे पास ऐसे डिवाइसेस हैं जिसके हमें डिजाइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम में आप सिर्फ क्या करेंगे? प्रोग्राम चेंज करेंगे। प्रोग्राम मींस एप्लीकेशंस। आप डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस को एक ही सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उन्हीं एप्लीकेशन के बेसिस पे डिफरेंट काइंड ऑफ टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अब कि डेटा क्या है, क्योंकि हम जो भी कंप्यूटर को इनपुट दे रहे हैं वो क्या है? डेटा। तो डेटा क्या होते हैं? रॉ फैक्ट्स। रॉ फैक्ट्स मींस कि आपके पास अनप्रोसेस्ड डेटा है, आपके पास कुछ फिगर्स हैं, उन फिगर्स को कंप्यूटर को एज एन इनपुट दिया जाता है और कंप्यूटर का काम उस डेटा को प्रोसेस करना है और उस डेटा को प्रोसेस करके आपके लिए उस डेटा से कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कवर करना है। तो डेटा इन अ कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी मींस रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, कि हमारे पास कुछ रॉ फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं जो हम डेटा की फॉर्म में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लाइक मैंने बोला मोहन 1977, ये क्या है? डेटा। यहां से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, लेकिन अगर हम इस डेटा को पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर देंगे तो देन इट विल बिकम द इंफॉर्मेशन। तो ये क्या बन जाएगी? इंफॉर्मेशन, जिसे हिंदी में सूचना भी कहते हैं। व्हाट इज इंफॉर्मेशन? मींस व्हाट वी गेट आफ्टर प्रोसेसिंग।
कि इस डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो भी आपको रिजल्ट्स मिले उसे हम क्या बोल देते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं। उसे हम क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। अगर हम कंपैरिजन करें कि डेटा और इंफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है, तो क्लियरली नजर आ रहा है कि डेटा क्या है, रॉ फैक्ट्स है जिनसे हमें कोई इंफॉर्मेशन, कोई सूचना नहीं मिलती। लेकिन उस डेटा को जब हम प्रोसेस करते हैं तो प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट्स हैं वो क्या है, इंफॉर्मेशन। तो डेफिनेटली जो इंफॉर्मेशन होगी वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज्ड होगी ना अरेंज, तभी तो उसे इंफॉर्मेशन बोलेंगे। जब हमें वहां से कुछ सीखने को मिलेगा तभी हम उसको क्या बोलेंगे, इंफॉर्मेशन बोलेंगे। यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट गोज इन द कंप्यूटर्स इज डेटा, कि जो कंप्यूटर के पास एज एन इनपुट जा रहा है वो क्या है, डेटा। व्हाट कम्स आउट मींस जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं वो क्या है, इंफॉर्मेशन है। दिस प्रोसेस ऑफ टर्निंग डेटा इनटू इंफॉर्मेशन इज आल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। तो इसे क्या बोला जाता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल बोला जाता है। समझ आ गया कि डेटा क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। डेटा रॉ फैक्ट्स, जैसे मैंने बोला मोहन दिल्ली 2008, दैट इज द डेटा। यहां से हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, ठीक है। आप अपना कॉमन सेंस लगा के बता सकते हैं कि मोहन इज अ नेम, लेकिन कंप्यूटर नहीं जानता। लेकिन अगर हम इसे पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दें और पर्टिकुलर ऑर्डर में इनपुट करें और कंप्यूटर उस इनपुट को प्रोसेस करे तो वो हमारे लिए क्या होगी, इंफॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट इज बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि कंप्यूटर में हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उन कंपोनेंट्स को हम किस तरह से प्लेस करते हैं, उन कंपोनेंट्स को लॉजिकली किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, फिजिकली किस तरह से कनेक्ट किया जाता है कि वो आपस में इंटरैक्ट कर सकें और आपस में इंटरैक्शन करने के बाद आपके लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकें। तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में देखिए, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर, हाउ इट्स कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू वन अनदर। देखो कोई भी डिवाइस है वो कंपोनेंट से मिलकर बनता है, उसके सब कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम एक कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपके पास कीबोर्ड है, माउस है, स्क्रीन है, सीपीयू है, तो ये सभी क्या है, कंपोनेंट्स। तो इन कंपोनेंट्स को कैसे अरेंज किया जाएगा, इन कंपोनेंट्स को कैसे लॉजिकली कनेक्ट किया जाएगा, ये कहलाता है कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। देखिए यहां पर कि आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है इतना, ये जो है ये हमारा क्या है, सीपीयू है। ये हमारा क्या है, सीपीयू। आप सीपीयू और सीपीयू कैबिनेट, इसमें डिफरेंस जान लें। आपके सामने जो पूरा दिखता है हम उसे सीपीयू बोलते हैं, एक्चुअली वो सीपीयू कैबिनेट है। सीपीयू क्या होता है, प्रोसेसर, और प्रोसेसर का साइज तो बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। प्रोसेसर का साइज तो बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम आजकल उसे माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। माइक्रो का मतलब बहुत छोटा, ठीक है, स्मॉल इन साइज। तो आपका जो सीपीयू है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं, देखिए एएलयू, कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर्स। रजिस्टर्स मतलब की मेमोरी, टेम्परेरी मेमोरी। रजिस्टर्स क्या होती है, टेम्परेरी मेमोरी। देखो सीपीयू की अपनी खुद की मेमोरी होती है, सीपीयू की अपनी खुद की मेमोरी होती है, जो किस फॉर्म में होती है, रजिस्टर्स की फॉर्म में होती है, लेकिन वो टेम्परेरी होती है। उसमें जो डेटा है वो टेम्परेरी बेसिस पे रहता है, कभी भी परमानेंट बेसिस पे नहीं रहता। आप कंप्यूटर को जो भी इनपुट दे रहे हैं उस इनपुट का स्टोर होना जरूरी है। कंप्यूटर जो भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उस आउटपुट का भी स्टोर होना जरूरी है। अगर वो स्टोर होगा तभी वो आपके लिए विजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो एएलयू क्या है, मैंने आपको बताया हुआ है, अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट। रजिस्टर्स क्या है, आपके सीपीयू की टेम्परेरी मेमोरी एंड कंट्रोल यूनिट। फाइन। ये आपकी यहां पे एक और मेमोरी, यहां पे देखो लिखा हुआ है मेमोरी, मेमोरी एंड मेमोरी। मींस
कंप्यूटर में कोई भी ऑपरेशन बिना मेमोरी के नहीं हो सकता। जैसे हमारा ब्रेन, अगर हम अपने ब्रेन की बात करें तो क्या हमारा ब्रेन विदाउट मेमोरी किसी काम का है? नो। हमारा दिमाग भी कब काम करता है कि जब जो भी सिग्नल है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आपके ब्रेन तक ऑडियो सिग्नल जा रहा है और वो सिग्नल स्टोर हो रहा है। तो अगर आप उसे याद रख पाएंगे तभी आप उसको समझ पाएंगे, तभी उससे कुछ इंफॉर्मेशन या नॉलेज डिस्कवर कर पाएंगे। तो इसी तरीके से जब कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर में भी जो भी इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग, तीनों चीजों के लिए हमें क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए। आपने कीबोर्ड से कोई की प्रेस की तो वो भी मेमोरी में स्टोर होगी। उस की को कंप्यूटर ने प्रोसेस करना है तो जो प्रोसेसिंग हो रही है वो भी कहां पे होती है? मेमोरी में होती है। और इसी तरीके से जो आउटपुट प्रोड्यूस होता है वो भी क्या होती है? आपकी मेमोरी में स्टोर होता है। अगर मेमोरी को कंप्यूटर से निकाल दूं तो आपका कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे आगे कि मेमोरी का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, मेमोरी का क्लासिफिकेशन मींस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी भी बहुत टाइप की होती है, जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी। हम इसका क्लासिफिकेशन डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। देखिए, फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर मींस जो फंक्शनिंग परफॉर्म करते हैं, दैट आर इनपुट यूनिट, सीपीयू, आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी। ठीक है, इनपुट यूनिट क्या काम करती है, सीपीयू क्या करता है, आउटपुट यूनिट एंड मेमोरी, इनकी क्या क्या फंक्शनिंग होती है, हम इनके बारे में भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर हम इनपुट यूनिट की बात करें तो इनपुट यूनिट का काम क्या है? इनपुट यूनिट का काम क्या है? आपने कीबोर्ड से जो भी इनपुट दिया या माउस से जो भी इनपुट दिया, उस इनपुट को बाइनरी में कन्वर्ट करना। उस इनपुट को बाइनरी में कन्वर्ट करना। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी समझता है, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 को समझता है। इसीलिए आपके इनपुट का बाइनरी में कन्वर्ट होना जरूरी है। और यह रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इनपुट यूनिट की। देखिए, दो चीजें होती हैं यहां पर। एक तो होता है इनपुट डिवाइस और एक होती है आपकी इनपुट यूनिट। फाइन। तो इनपुट डिवाइस जैसे कीबोर्ड, कीबोर्ड से आपने जो इनपुट दिया, आपने प्रेस किया सपोज ए, आपने ए प्रेस किया तो कंप्यूटर ए को नहीं जानता। कंप्यूटर ए की बाइनरी फॉर्म को जानता है और ए को बाइनरी में क्या लिखा जाता है? 10000001। आप कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो इनपुट यूनिट का काम ए को इस बाइनरी में बदलना है और इस बाइनरी फॉर्म में वो इनपुट आपके प्रोसेसर के पास जाएगा। ये कन्वर्जन कैसे होता है? इसके लिए हम नंबर सिस्टम यूज करते हैं। हम देखते हैं कि आपके डेटा को बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया जाएगा। इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, उन टेक्निक्स के बारे में भी हम डिस्कस आगे चल के करेंगे। These devices take input and convert it into binary language. मैंने आपको अभी बताया that the computer understands. Some of the common input devices like keyboard, mouse, joystick, scanner, etc. ये सभी क्या हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं। इनके द्वारा दिए गए इनपुट को बाइनरी में कन्वर्ट करना इनपुट यूनिट का काम है। क्लियर? देखिए, ये कुछ इनपुट डिवाइसेस की पिक्चर्स हैं, आप लोग फैमिलियर होंगे इसके बारे में। दिस इज स्कैनर, कैमरा, कीबोर्ड, माउस, वेबकैम, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल। इनके बारे में भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या क्या, किस इनपुट डिवाइस का क्या क्या काम है, उसके बारे में आगे चल के अपने डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज सीपीयू। देखिए, सीपीयू क्या है? आपके कंप्यूटर का ब्रेन। सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन। इसीलिए इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोला जाता है, केंद्रीय संसाधन इकाई। ठीक है, ब्रेन का काम क्या है? उसे जो भी सिग्नल या इंस्ट्रक्शन मिले उसे प्रोसेस करना।
तो कौन करता है प्रोसेस? हमारा प्रोसेसर करता है। तो प्रोसेसर को इसीलिए क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोला जाता है। Once the information is entered into the computer by the input device, the processor process it. तो प्रोसेसर का काम है उसे प्रोसेस करना. The CPU is called the brain of the computer because it is the control center of the computer. ये हमारे कंप्यूटर का मेन कंट्रोल सेंटर होता है. सीपीयू के बिना आपका कंप्यूटर किसी काम का नहीं है. As the CPU is located on a small chip, that's why it is known as microprocessor. आपका जो कंप्यूटर है वो एक स्मॉल चिप पे फैब्रिकेट किया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं. देखिए अब अपने बात करते हैं सीपीयू के कंपोनेंट्स की, कि सीपीयू किनसे मिलकर बना है. सीपीयू बना है अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट से, कंट्रोल यूनिट से एंड मेमोरी रजिस्टर से मिलकर बना है. सीपीयू के 3 पार्ट्स हैं. क्या? एएलयू, सीयू एंड एमयू. अरिथमेटिकल लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट. मेमोरी यूनिट को मेमोरी रजिस्टर्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सीपीयू की अपनी खुद की मेमोरी होती है, और ये क्या होती है? टेम्पररी मेमोरी होती है. सीपीयू आपकी दूसरी मेमोरी के साथ भी कम्युनिकेट करता है जो परमानेंट होती है. ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करता है. अब हम देखते हैं कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम होता है. देखो एएलयू जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना और लॉजिकल रिजल्ट्स आपके लिए प्रोड्यूस करना, ये काम किसका है? एएलयू का है. ठीक है, इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड टेक्स द लॉजिकल डिसीजंस. अरिथमेटिक कैलकुलेशंस इंक्लूड एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये चारों ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं. लॉजिकल डिसीजंस इन्वॉल्व कंपैरिजन ऑफ 2 डेटा आइटम्स टू सी विच वन इज लार्जर और स्मॉलर और इक्वल. कंपैरिजन भी तो करना पड़ सकता है डेटा का, जरूरी तो नहीं है प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ही करना है. हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है जिसको हम कंपेयर करना चाहते हैं कि क्या ये डेटा जो है किसी से बड़ा है, छोटा है, कोई वैल्यू जो है वो बड़ी है, छोटी है या बराबर है, और उसके बेसिस पे हम रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाहते हैं. जैसे मैंने कहा कि आप एक कोई भी पेज है जिसपे आप अपना वोटर आईडी बना रहे हैं, तो वोटर आईडी के लिए मिनिमम एज कितनी चाहिए? 18 ईयर्स. आपने डीओबी डाली और डीओबी आपकी ऐसी थी कि आपकी एज 18 नहीं हो रही थी, 17 हो रही थी, तो आपको वो क्या कहता है? कि आपकी एज जो है अभी कंप्लीट नहीं है और आपकी वोटर आईडी नहीं बन सकती है. तो दिस इज द कंपैरिजन बेस्ड स्टडी. तो ये भी काम किसका है? एएलयू का है. ठीक है. नेक्स्ट इज द कंट्रोल यूनिट. देखिए कंट्रोल यूनिट होना जरूरी है. क्यों जरूरी है? क्योंकि आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करें उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होना जरूरी है. कंट्रोल कैसा? कि डेटा का फ्लो कैसा होगा. फ्लो मींस जितनी हमारे सीपीयू की कैपेसिटी है उसके पास उतना ही डेटा जाए, उससे ज्यादा ना जाए प्रोसेस करने के लिए. अगर उससे ज्यादा जाएगा तो क्या होगा? समझ नहीं आएगा और हमारा सिस्टम एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देगा. जैसे अपने नॉर्मली अपनी बात करें, आपको मैं एक दिन में लगातार मैं कहता हूं 6 आवर्स की मैं क्लास लूंगा आपकी, और 6 घंटे में लगातार बोलता ही रहता हूं, तो क्या होगा? कुछ टाइम के बाद आपका ब्रेन जो है वो क्या करेगा? बोर होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको कुछ भी समझ आना बंद हो जाएगा. तो इसीलिए कंट्रोल होना किसी भी प्रोसेस पे बहुत जरूरी है. और कंट्रोल करने का काम किसका है? कंट्रोल यूनिट का है. कंट्रोल यूनिट कोऑर्डिनेट्स एंड कंट्रोल्स द डेटा फ्लो. देखो किसको कंट्रोल करती है? डेटा के फ्लो को, कि डेटा कैसे जाएगा इन एंड आउट ऑफ सीपीयू, कि डेटा सीपीयू के पास कैसे जाएगा और कैसे आएगा. फाइन. एंड ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशंस ऑफ एएलयू, मेमोरी रजिस्टर्स एंड ऑल्सो इनपुट आउटपुट यूनिट्स. मींस आपके सीपीयू में जो इनपुट आउटपुट यूनिट्स हैं, एएलयू है, मेमोरी है, इन सभी के ऑपरेशंस को कंट्रोल करने का काम किसका है? कंट्रोल यूनिट, जिसे हम सीयू भी बोलते हैं. It is also responsible for carrying out
ऑल द इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन द प्रोग्राम। कि आपके एक प्रोग्राम, मैंने आपको बताया था प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो एक प्रोग्राम में 50 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो कैसे एग्जीक्यूट होंगी, वन बाय वन। उसका सीक्वेंस क्या होगा, उसका सीक्वेंस क्या होगा, क्योंकि सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होना जरूरी है ना। ऐसा तो नहीं है कि अपने मान लिया किसी भी सीक्वेंस में रन कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस ऑर्डर में आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, जो टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं, उसी ऑर्डर में उन इंस्ट्रक्शंस का एग्जीक्यूट होना जरूरी होता है। ठीक है, तो उसके सीक्वेंस को भी कंट्रोल करना जरूरी है। तो ये सब काम कौन करता है, हमारे सीपीयू का, सीपीयू की कंट्रोल यूनिट। ठीक है, सीपीयू की कंट्रोल यूनिट इन सभी कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब हम बात करते हैं मेमोरी रजिस्टर्स की। A register is a temporary unit of memory in the CPU. As I told you earlier that कि रजिस्टर्स क्या है, टेम्पररी मेमोरी है, परमानेंट नहीं है। सीपीयू के अपने रजिस्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स होते हैं सीपीयू के, एक ही टाइप का नहीं होता। जैसे एक्यूमुलेटर है, ठीक है, वो भी एक रजिस्टर है। तो इनका काम अलग अलग तरह के इनपुट्स को स्टोर करना और उन्हें प्रोसेस करके आउटपुट को स्टोर करना। आपकी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसका साइज होता है कि कंप्यूटर कितने बिट, आपका जो सीपीयू है कितने बिट इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर सकता है, कितने बिट इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकता है। वो डिपेंड करता है किस पे, मेमोरी रजिस्टर्स पे, कि वो मेमोरी रजिस्टर का साइज क्या है। उस साइज के अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा, स्टोर करेगा। These receive data and information and then this data information is held in them as per the requirement. Means जो भी डेटा आया या उसने प्रोड्यूस किया, इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस किया, उन सभी को रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टोर करके रखा जाता है। और वो कहां रखा जाता है, मेमोरी रजिस्टर्स पे। और मेमोरी रजिस्टर्स किसके होते हैं, सीपीयू के। सीपीयू क्या है आपका, प्रोसेसर, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर के नाम से भी आज जानते हैं। नेक्स्ट इज आउटपुट यूनिट। जैसा मैंने आपको बताया था, जिस तरह से इनपुट यूनिट होती है इनपुट देने के लिए, उसी तरह से आउटपुट यूनिट होती है आप तक आउटपुट पहुंचाने के लिए। कंप्यूटर आउटपुट किस फॉर्म में प्रोड्यूस करेगा, बाइनरी में। लेकिन हमें तो बाइनरी समझ में नहीं आएगी, तो हमें क्या चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में चाहिए। तो इसका काम है बाइनरी से हमारी अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। द आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ आउटपुट डिवाइसेस दैट आर अटैच्ड विद द कंप्यूटर। इट कन्वर्ट्स द बाइनरी डेटा कमिंग फ्रॉम सीपीयू टू ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। दिस इज नॉट फ्रॉम, दिस इज फॉर्म, गलती से लिखा गया है, सो दिस इज फॉर्म। फाइन। तो ये क्या है कि आपके बाइनरी डेटा को ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, मतलब हम जिस फॉर्म में समझेंगे उसमें कन्वर्ट करने का काम करती है। क्लियर, वेरी गुड। कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर मॉनिटर, प्रिंटर एंड प्लॉटर। ये भी हमारे अपने कोर्स का हिस्सा है, इसके बारे में भी आगे चल के जानेंगे कि प्रिंटर्स कितने टाइप के होते हैं, मॉनिटर्स कितने टाइप के होते हैं, एंड प्लॉटर का क्या काम होता है। इनकी सभी की फंक्शनिंग, इन सभी के टाइप्स के बारे में अगली क्लासेस में हम जानेंगे। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। मींस कंप्यूटर को किस बेसिस पे क्लासिफाई मतलब वर्गीकरण, कंप्यूटर का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाता है। तो अभी हम बात करते हैं द कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड एज, कि वो किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। तो यहां पे हमारे पास तीन टाइप्स हैं, दैट इज डिजिटल कंप्यूटर्स, एनालॉग कंप्यूटर्स एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तीन टाइप्स हैं, कौन कौन से, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। फाइन। अब इन तीनों के बारे में अपने जानते हैं कि एनालॉग कंप्यूटर्स का क्या काम है, डिजिटल का क्या काम है एंड हाइब्रिड का क्या काम है। देखिए डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं। पहले आप एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि डिजिटल और एनालॉग का मतलब क्या है। देखो, जब हम किसी भी सिग्नल को डिस्क्रीट फॉर्म में लेके चलते हैं,
कि या तो उसकी वैल्यू 1 रहेगी या फिर उसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो ये किस तरह का सिग्नल है? डिजिटल। तो अगर ऐसे कंप्यूटर जो सिर्फ डिजिटल डेटा को प्रोसेस करते हैं या डिजिटल डेटा प्रोड्यूस करते हैं वो हैं डिजिटल कंप्यूटर्स। और एनालॉग क्या होते हैं? कॉन्टिन्यूअस। फाइन। कि आप हमने अगर बात की, यहां पे तो हम क्या बात कर रहे थे? सिर्फ 0 की या 1 की। यहां पे देखो कि हम 0 से स्टार्ट हुए, हम 0.1 की भी बात कर रहे हैं, 0.2 की भी बात कर रहे हैं, 0.3 की भी बात कर रहे हैं, 0.4 की भी बात कर रहे हैं। तो हमारे अगर हम कॉन्टिन्यूअस डेटा की बात कर रहे हैं तो इट मींस दैट इज द एनालॉग डेटा। तो अब हम जानते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर किस तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, तो दीज, अभी हम बात कर रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर्स की। दीज कंप्यूटर्स आर केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म। डिस्क्रीट फॉर्म क्या होती है? दो 0 या 1, दो डिस्क्रीट वैल्यूज, बीच की कोई वैल्यू नहीं लेंगे हम, या तो 0 लेंगे या 0 के बाद सीधा, जैसे इलेक्ट्रिक सिग्नल है, अपने स्विच को ऑन करते हैं या ऑफ। जब ऑफ है तो मतलब वहां पे सिग्नल प्रेजेंट नहीं है, जब ऑन है तो सिग्नल, तो प्रेजेंस और एब्सेंस दो चीजें हो गई, है ना। तो एब्सेंस को शो करते हैं 0 से और प्रेजेंस को शो करते हैं 1 से। इन डिजिटल टेक्नोलॉजी, डेटा विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स, सिंबल्स और नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी फॉर्म, दैट इज 0s and 1। मैंने अभी आपको बताया था कि हमने कीबोर्ड से ए प्रेस किया तो ए क्या है? एक अल्फाबेट है। तो मैंने आपको बताया कि ए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? रिस्पेक्टिव बाइनरी कोड में। ऐसे ही कीबोर्ड से चाहे आप अल्फाबेट्स प्रेस करो, चाहे सिंबल प्रेस करो, चाहे डिजिट प्रेस करो, चाहे कुछ भी यूज करो, सब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 0 and 1 में। ठीक है, तो मींस जो डिजिटल कंप्यूटर है वो सिर्फ किसे जानते हैं? 0 and 1 को जानते हैं। बाइनरी डिजिट्स आर इजीली एक्सप्रेस्ड इन अ डिजिटल कंप्यूटर बाय द प्रेजेंस 1। देखिए आ गया ना यहां पे कि हम प्रेजेंस को तो 1 से शो करते हैं और एब्सेंस को, और किसकी? करंट या वोल्टेज। कि अगर करंट आ रहा है तो प्रेजेंट है तो 1, नहीं तो हम उसको क्या बोलेंगे? 0 बोलेंगे। ठीक है, इट कंप्यूट्स बाय काउंटिंग एंड एडिंग ऑपरेशंस। द डिजिटल कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल, बिजनेस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशंस। मींस डिजिटल कंप्यूटर को सब जगह पे यूज किया जा सकता है। दे आर क्वाइट सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। कि जब हमें लार्ज वॉल्यूम है, हमारे पास डेटा काफी बड़े अमाउंट में है, तब हम इसका यूज करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं जो भी हम आज के टाइम में, जर्नल जो हमारे कंप्यूटर्स हैं, लाइक लैपटॉप हम यूज कर रहे हैं, हमारे डेस्कटॉप्स यूज कर रहे हैं, हमारे जो भी पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, ये सभी क्या हैं? डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर के बारे में एक बात और जान लें कि जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो एग्जैक्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। मींस वहां पे कोई अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन नहीं होती, संभावित रिजल्ट नहीं होते हैं, वो क्या कहते हैं? बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट्स को ही प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम बात करेंगे, देखिए, एनालॉग कंप्यूटर्स की। उससे पहले देखो एग्जांपल्स में मैंने आपको देखो क्या बताया? IBM PC, HP, लेनोवो, डेल, एप्पल मैकिंटोश, कैलकुलेटर। आप देखते हैं कैलकुलेटर क्या कोई ऐसे कहता है कि 5 + 7 करोगे तो ये लगभग 12 के बराबर है? ऐसे थोड़ी कहता है। वो क्या कहता है? 5 + 7 = 12। तो वो एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। इसी तरह से डिजिटल वॉचेस जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, डिजिटल वॉचेस भी क्या करती हैं? एग्जैक्ट रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं एनालॉग कंप्यूटर्स की। देखो, एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन continuously changeable aspects of physical phenomena such as fluid pressure, mechanical motion and electrical quantities। कि कोई भी डेटा एक कॉन्टिन्यूअस मैनर में, देखो यहां से मैंने आपको बताया कि ये कॉन्टिन्यूअस मैनर में देख रहा है कि डेटा किस तरह से चेंज हो रहा है।
बिल्कुल एक एक पॉइंट को कंसीडर किया जाता है, यहां पे कॉन्टिन्यूअस मैनर में देखता है। डिजिटल की तरह नहीं है कि या तो होगा या नहीं होगा, नहीं, ये क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअस उसको जानेगा। जैसे अपने ईसीजी करवाते हैं तो वह आपकी हार्ट बीट को या हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को कॉन्टिन्यूअसली क्या करता है, एग्जामिन करता है। ऐसा नहीं होता कि चलो या तो धड़कन चल रही है या बंद हो गई, वो उसको कॉन्टिन्यूअस वेव की फॉर्म में दिखाता है कि किस तरह से वो फंक्शनिंग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो कैलकुलेशंस होती हैं वो क्या होती हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स के थ्रू होती हैं। These computers measure changes in continuous physical quantities, say current and voltage। चाहे कोई भी क्वांटिटी आप लो, उसको जब हम कॉन्टिन्यूअस मैनर में जांचेंगे या नापेंगे तो वो क्या होगा, आपका एनालॉग कंप्यूटर्स के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। These computers are used to process data generated by ongoing physical processes, and like for example a thermometer is an example of an analog computer। देखो थर्मोमीटर होता है, अपने फीवर हो जाता है तो अपने थर्मोमीटर से फीवर को मापते हैं कि कितना टेम्परेचर है हमारी बॉडी का, तो वहां पे जो मर्करी लेवल चेंज होता है वो कॉन्टिन्यूअस मैनर में होता है, एक एक पॉइंट में कि 98.5 99.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है या नहीं है, होता है ना। तो वो क्या है, एग्जाम्पल है किसका, एनालॉग कंप्यूटर का। क्लियर। देखो अब एक इंपॉर्टेंट बात क्या, कि ऑल्दो द एक्यूरेसी ऑफ एन एनालॉग कंप्यूटर इज लेस एज कंपेयर टू डिजिटल कंप्यूटर्स, कि जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं उनकी एक्यूरेसी क्या होती है, कम होती है, अगर हम किससे कंपेयर करें, डिजिटल कंप्यूटर से। जैसे आप देखते हैं कि वेदर फोरकास्टिंग होती है, मौसम की जानकारी, उसमें वो क्या कहता है कि कल हनुमानगढ़ में बारिश आने की संभावना है, वो ये तो नहीं कहता कि कल हनुमानगढ़ में 6 बजे बारिश आएगी ही आएगी। जैसे अर्थक्वेक की जानकारी, सुनामी की जानकारी, ये सभी क्या होती हैं, अप्रॉक्सीमेशन कैलकुलेशंस होती हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड्स करवाते हैं, एक्सरेज होते हैं, सीटी स्कैन होता है, तो वो उस पर्टिकुलर करंट पोजीशन के हिसाब से बताता है कि ये हो सकता है। वो वहां पे नीचे क्लियरली लिखते हैं कि दीज आर नॉट द करेक्ट रिजल्ट्स। ठीक है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं है, दिस में वेरी, कि ये चेंज हो सकते हैं, कि अगर आप किसी और लैब पे जाके दोबारा कराएंगे तो ये हल्के फुल्के चेंज हो सकते हैं। तो क्यों, क्योंकि वो एनालॉग कैलकुलेशंस हैं। किसने की, एनालॉग कंप्यूटर्स ने की। जैसे मान लिया किसी के स्टोन है, तो आपने स्टोन एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पे गए तो स्टोन का जो मेजरमेंट आता है, आप दूसरे पे जाना हल्का फुल्का वेरी कर सकता है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, एनालॉग कैलकुलेशंस कर रहा है। Most present day analog computers are well suited to simulating systems. A simulator helps to conduct experiments repeatedly in real time environment। देखो सिमुलेशन क्या होता है, किसी भी सिस्टम को जांचना, अलग अलग इनपुट्स के लिए, कॉन्टिन्यूअस इनपुट के लिए जांचना कि ये क्या सभी इनपुट्स के लिए सही रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। Some of the common examples of simulations in aircrafts and nuclear power plants, hydraulic and electronic networks। Fine। देखो ये एग्जांपल्स हैं, थर्मोमीटर, एनालॉग क्लॉक, स्पीडोमीटर, प्रेशर गोज, ये सभी क्या हैं, एनालॉग कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। कुछ इस तरह से एनालॉग कंप्यूटर नजर आता है, हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स की तरह ये नजर नहीं आएगा। देखो ये एनालॉग कंप्यूटर्स हैं, उनके नाम हैं, ठीक है, इनमें से नेम्स आप कुछ लर्न करना चाहें, देखना चाहें तो देख सकते हैं, लाइक बोइंग B29, डेल्टा, कैरिसन प्रेडिक्टर, लियोनार्डो टोर्स, ये क्या है, अलग अलग तरह के एनालॉग कंप्यूटर्स हैं जो यूज में लिए जाते हैं। एनालॉग कंप्यूटर की एडवांटेज क्या है, एनालॉग कंप्यूटर हैज कम टू रेफर टू डिवाइसेस एंड मीडिया दैट रिप्रेजेंट स्टोर्ड इमेजेस, साउंड, मोशन, पिक्चर एक्सेट्रा। मीन्स जो भी सिग्नल हम कंटिन्यूअस सिग्नल जहां पे भी चाह रहे हैं वहां पे एनालॉग कंप्यूटर के बिना हमारी बात बनेगी नहीं, वहां पे हमें एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज करना ही पड़ेगा। डिसएडवांटेज क्या है एनालॉग कंप्यूटर की, एनालॉग कंप्यूटर्स कैन हैव अ वेरी वाइड रेंज ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी,
क्योंकि बहुत सारे सिग्नल्स हैं तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा हो सकती है। स्लाइड रूल्स एंड मोनोग्राफ्स आर द सिंपलेस्ट व्हाइल नेवल गन फायर कंट्रोल कंप्यूटर्स एंड लार्ज हाइब्रिड डिजिटल एनालॉग कंप्यूटर्स वर अमंग द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड। मींस कुछ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेसेस के लिए जब एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं तो उनका यूज और उनके द्वारा प्रोड्यूस किए गए डेटा को प्रोसेस करना या समझना क्या होता है, समटाइम्स कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स की। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब क्या है? ऐसे कंप्यूटर्स जो एनालॉग कंप्यूटर की तरह भी काम कर सकते हैं और डिजिटल कंप्यूटर की तरह भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इट हैज द स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर एंड द एक्यूरेसी ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। एक्यूरेसी डिजिटल कंप्यूटर की तरह, स्पीड एनालॉग कंप्यूटर की तरह। Fine. It may accept digital or analog signals, but an extensive conversion of data from digital to analog and analog to digital has to be done. Means सिग्नल को एनालॉग से डिजिटल में एंड डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट किया जाता है, जिसे मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन बोलते हैं। ठीक है, वो जरूरी है क्योंकि सिग्नल प्रोसेस तो डिजिटल फॉर्म में ही होगा। रिसीव एनालॉग में हुआ, प्रोसेस डिजिटल में हुआ, रिजल्ट फिर एनालॉग में चाहिए। ठीक है, तो एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग। ठीक है जी। तो जनरली द एनालॉग कंपोनेंट्स प्रोवाइड एफिशिएंट प्रोसेसिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस व्हाइल द डिजिटल पार्ट डील्स विद द लॉजिकल ऑपरेशंस ऑफ द, मींस जो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो किसकी हेल्प से होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर की हेल्प से। ठीक है, और जो प्रोसेसिंग है वो किसके थ्रू हो रही है? आपकी एनालॉग कंपोनेंट की हेल्प से। ठीक है, हेंस बेनिफिट्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटिंग आर रीडली अवेलेबल। मींस हाइब्रिड कंप्यूटर में दोनों ही कंप्यूटर के बेनिफिट्स हमें मिल जाते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आर यूज्ड एज अ कोस्ट इफेक्टिव मींस फॉर कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस। For example, computer used in hospitals to measure the heartbeat of the patient, devices used in petrol pumps, तो ये सारे क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर्स होते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स में तो बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट हैं जो सारे क्या हैं? हाइब्रिड मोड में ही काम करते हैं। चाहे आपका ब्लड डायग्नोसिस मशीन से लेकर एमआरआई तक, ये सभी क्या हैं? हाइब्रिड मोड में काम करते हैं, क्योंकि जो डेटा कलेक्ट हो रहा है, जो डेटा प्रोसेस हो रहा है, जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो तो सारे क्या हैं? एनालॉग, अप्रोक्सीमेट रिजल्ट्स हैं। वो सही नहीं होते, बिल्कुल सही नहीं होते, लेकिन उनके जो कंपैरिजन है सही रिजल्ट्स के साथ, वो बिल्कुल क्या होता है? एक्यूरेट होता है। जैसे आपने एचबी टेस्ट करवाया, आपका एचबी 11 ग्राम्स आया, मिनिमम 12 होना चाहिए, तो यहां पे जो कंपैरिजन होगा ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा, लेकिन जो वैल्यू आई है 11 ग्राम्स, ये वेरी कर सकती है मशीन टू मशीन। तो वो एनालॉग है, और जो कंपैरिजन हो रहा है वो क्या है? डिजिटल है। क्लियर? तो अपने सिंपली कह सकते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर एग्जिबिट्स फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग कंप्यूटर एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। इट अप्लाइज द रियल टाइम स्पीड ऑफ द एनालॉग कंप्यूटर and the accuracy of the digital computer to the solution of problems that are beyond the capabilities of either. An example of this was HiDEC 2400, a hybrid computer released by EAI in 1963. बहुत सारे examples हैं, it is one of them. EAI is a company that released this particular project. ठीक है, ये हाईडेक कुछ इस तरह से नजर आता था। आज के टाइम में हाइब्रिड कंप्यूटर्स की अगर अपने बात करें, देखो अपने बीपी मेजर करना, हार्ट बीट को मेजर करना, SpO2 को जांचना, हॉस्पिटल्स में लगा हुआ होता है ना, ये हाइब्रिड मोड में काम करता है। ठीक है, कार के अंदर जो कंट्रोल्स दिए जाते हैं वो भी सारे क्या होते हैं? हाइब्रिड मोड में ही काम करते हैं। अब यहां पे हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमने 3 टाइप्स पढ़े, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। अब इनमें से जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं इनको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर्स कौन से हैं? जो एग्जैक्ट कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, तो इनका फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है। द डिजिटल कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज।
ठीक है। कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज मींस कि उनके डेटा को प्रोसेस करने की स्पीड और कितना डेटा एक बार में प्रोसेस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग डिजिटल कंप्यूटर को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं। एक कंप्यूटर ऐसा है जो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, एक ऐसा कंप्यूटर है लाइक अगर हम सुपर कंप्यूटर की बात करें तो उसकी जो स्पीड मेजर की जाती है दैट इज फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, एफपीएस। तो ये इनकी क्या है, अलग अलग कंप्यूटिंग कैपेबिलिटीज होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, यहां पे हमारे पास 4 तरह के डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। देखिए, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सुपर कंप्यूटर्स। अगर हम साइज की बात करें तो साइज इस ऑर्डर में बढ़ता है, साइज इस ऑर्डर में बढ़ता है। अगर हम स्पीड की बात करें, कंप्यूटर्स के स्पीड की या डेटा की, डेटा को प्रोसेस करने की कैपेबिलिटी की, वो भी इसी ऑर्डर में बढ़ती है, इंक्रीज होती है। साइज में सबसे छोटे माइक्रो, सबसे बड़े सुपर। स्पीड में अगर हम देखें तो सबसे कम मिनी और सबसे ज्यादा सुपर। तो ये क्या है, इनकी कैपेबिलिटीज होती हैं जिनके अकॉर्डिंग ये इस डिजिटल कंप्यूटर्स को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। तो अभी हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में। माइक्रो कंप्यूटर्स क्या हैं? These are also known as personal computers. These type of digital computer uses a microprocessor. क्या यूज करते हैं यहाँ पे? माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, a CPU on a single chip and include both desktop and laptops. इसमें क्या होते हैं, हम डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स दोनों का कंसिडरेशन करते हैं। हम जो जितने भी डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं, आपका मोबाइल फोन है, टैबलेट्स हैं, लैपटॉप्स हैं, ये सभी किसके एग्जांपल्स हैं? माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। These computers can work on small volume of data. देखो, हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए या नॉर्मल ऑफिस पर्पसेस के लिए इनका यूज करते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा होता है, आर वेरी वर्सेटाइल एंड कैन हैंडल वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस। These computers are being used as workstations, computer aided designing, multimedia and advertising applications के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे मेरे ऑफिस में मान लिया मुझे कुछ भी काम करना है तो आई विल यूज द माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि मेरे पास जितना अमाउंट का डेटा है, उतना जितना अमाउंट ऑफ डेटा है उतना तो ये इजीली प्रोसेस कर सकता है। फाइन। स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर्स जिन्हें हम पीडीएस बोलते हैं, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स एंड टैबलेट्स विद वायरलेस कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग पॉपुलर। आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि सबकी पॉकेट में जो मोबाइल है या जो हम टैबलेट्स कैरी कर रहे हैं, वो सभी किसके एग्जांपल्स हैं? माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। ये कुछ माइक्रो कंप्यूटर्स की पिक्चर्स हैं, आपके सामने हैं। ये जैसे लैपटॉप्स हैं, हमारे प्रोजेक्टर्स हैं, टैबलेट्स हैं, ये सभी क्या करते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है जी, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। अब हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स की। These computers can support multiple users working simultaneously on the same machine. माइक्रो कंप्यूटर क्या है? सिंगल यूजर सिस्टम्स हैं, एक बार में एक ही यूजर उस पर काम कर सकता है। लेकिन मिनी कंप्यूटर को एक बार में एक से ज्यादा यूजर साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। फाइन। These are mainly used in an organization where computers installed in various departments are interconnected. These computers are useful for small business organizations. Means small industries में मिनी कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है, जहां पे नंबर ऑफ सिस्टम्स अलग अलग डिपार्टमेंट में इंस्टॉल कर रखे हैं, वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी फंक्शनिंग को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर देते हैं? एक मिनी कंप्यूटर प्लेस कर देते हैं जो उन सभी माइक्रो कंप्यूटर्स को क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। इसके एग्जांपल्स हैं कुछ कंट्रोल डेटा, CDC 160A, CDC 1700, PDP, VAX सीरीज, डेटा जनरल नोवा, Hewlett Packard HP 3000 सीरीज,
HP 2100 सीरीज एंड HP 1000 सीरीज, ये सभी मिनी कंप्यूटर्स के एग्जांपल्स हैं। और भी एग्जांपल्स गिवन है, दैट इज हनीवेल बुल DPS, IBM मिड रेंज कंप्यूटर्स, इंटरडेटा एंड वेरिएंट 62000 सीरीज, ये सभी एग्जांपल्स हैं। देन अपने पास आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अब मेन फ्रेम क्या होते हैं? मिनी कंप्यूटर से ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। मींस बड़ी इंडस्ट्रीज में, जैसे हमारा बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, फिनेंस सेक्टर है, इनकी क्या होती है? ब्रांचेस होती हैं ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो उन सभी ब्रांचेस में सिस्टम्स लगे हुए हैं। वो सिस्टम्स क्या होते हैं? एक ही सर्वर से कनेक्टेड होते हैं, एक ही सिस्टम उसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो वहां पे हमें एक ऐसा पावरफुल सिस्टम चाहिए जो उन सभी को मैनेज कर पाए। तो ऐसी जगह पे हम कौन से कंप्यूटर्स लगाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर्स लगाते हैं। These computers are large and very powerful computers with very high memory capacity. इनकी जो मेमोरीज होती है वो बहुत हाई होती है और ये बहुत पावरफुल होते हैं। These can process huge databases such as census, मतलब देखो जनगणना करने के लिए at extremely fast rate. They are suitable for big organizations, banks, industries, and can support hundreds of users simultaneously on the network. मींस एक बार में 100 सैकड़ों यूजर्स को ये क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। इनकी जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो मिनी कंप्यूटर से कहीं ज्यादा होती हैं। इवन मिनी कंप्यूटर को मैनेज करना है तो यू कैन प्लेस अ मेन फ्रेम कंप्यूटर। फाइन, ये अपने मेन फ्रेम के कुछ एग्जांपल्स हैं। हिस्ट्री ऑफ IBM मेन फ्रेम्स 1952 टू प्रेजेंट, मार्केट नेम 700, 7000 सीरीज, सिस्टम 360, 370, IBM 308X, IBM 3090, system 390. These are the examples of mainframe computers. ठीक है, ये सभी उसी के एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स के बारे में। सुपर कंप्यूटर्स इस कैटेगरी के सबसे पावरफुल कंप्यूटर्स हैं। अगर हम डिजिटल कंप्यूटर्स में बात करें तो सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल कंप्यूटर हैं। किस के अकॉर्डिंग, किस पर्टिकुलर फैक्टर्स के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं? चाहे इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है, चाहे इसकी स्टोरेज कैपेबिलिटी है, चाहे इसकी स्पीड है, इन सभी में ये सबसे टॉप पे आता है डिजिटल कंप्यूटर्स में। These are the fastest and very expensive computers. They can execute billions of instructions per second. अभी तक हम बात कर रहे थे मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, अभी हम बात कर रहे हैं बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड की। तो these are multiprocessor parallel systems suitable for specialized complex scientific applications involving huge amounts of mathematical applications such as weather forecasting. देखो जो मौसम की जानकारी हमें मिल रही है वो किसके थ्रू मिलती है? सुपर कंप्यूटर। क्योंकि कितना सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। क्या मौसम की जानकारी ऐसी मिल जाती है? नहीं, उसके लिए हमें बहुत सारा डेटा चाहिए, बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है और ये कैपेबिलिटी किसमें होती है? सुपर कंप्यूटर्स में होती है। द मेन डिफरेंस बिटवीन अ सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम इज दैट अ सुपर कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स fewer programs as fast as possible, whereas a mainframe executes many program concurrently. सुपर कंप्यूटर क्या करता है? कम प्रोग्राम्स लेकिन अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है। क्लियर? अब दीज आर द सम सुपर कंप्यूटर्स। अगर हम वर्ल्ड वाइडली बात करें, सनवे तेहुलाइट, NUDT, क्रे टाइटन, IBM सिक्वा, फुजित्सु, तिनाहे, क्रे, जैगवर, IBM रोड रनर, ठीक है। ये अलग अलग कंट्रीज के सुपर कंप्यूटर्स हैं। इसी में हम बात करते हैं वर्ल्ड के टॉप 10 सुपर कंप्यूटर्स की। देखो इसमें सबसे पहला नाम आता है फ्रंटियर का। फ्रंटियर की जो कैपेसिटी है वो है 450 क्वाड्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। 450 क्वाड्रिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, 450 लाख करोड़ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड ये क्या कर सकता है? एक सेकेंड में प्रोसेस कर सकता है, ठीक है। फ्रंटियर द न्यू नंबर 1 इज बिल्ट बाय ह्यूलेट पैकर्ड, मींस HP ने इसे डेवलप किया है। ये USA का है। देन सेकेंड में आता है जापान का फुगेकू। जापान की थोड़ी सी कैपेसिटी कम है, दैट इज 435। उसके बाद है लूमी। देन लूमी जो है वो फिनलैंड का है।
Sumit is an IBM built supercomputer, is also at ORNL in Tennessee. Sumit is used to tackle climate change. ये भी क्या है, यूएसए का ही है. Then we have another US entry, that is Sierra, and China's highest entry is the Sunway Theolite. ये आता है 6th नंबर पे. Perlmutter is another top 10 entry based on HP technology. Then we have the Selene, again USA. Then Tanahe 2A is a system developed by China's National University. Then France का जो है, that is the Edespra. These are the top 10 supercomputers of the world. अब हम बात करते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया यहाँ पे कहाँ सुपर कंप्यूटर्स में कहाँ पे आता है. तो देखिए इंडिया की छोटी सी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं. In November 1987, the Indian government decided to create CDEC. This is the organization for the development of advanced computing in the field of advanced computing. ठीक है. तो the Center for Development of Advanced Computing Technology, CDEC started the Param supercomputers. CDEC ने क्या स्टार्ट किए, परम सुपर कंप्यूटर स्टार्ट किए, लेड बाय, देखो इनका नाम इंडियन हिस्ट्री में बहुत अच्छे से लिया जाता है, विजय पी भटकर. जब राजीव गांधी पीएम थे तब उन्होंने स्टार्ट किया था. उस टाइम पे हम देखते हैं कि विजय पी भटकर ने पहले सुपर कंप्यूटर के बारे में राजीव गांधी ने कहा कि हमें सुपर कंप्यूटर बनाना है, तो विजय पी भटकर ने उस सुपर कंप्यूटर का डिजाइन रेडी किया और हमारे लिए मैन्युफैक्चर किया. अब अगर हम इंडिया के कुछ सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो ये हमारे इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं. परम 8000 जो 1991 में आया, 8600, 92, 9000, 94 में आया, परम 10000, देन परम पद्म, परम युवा 2, परम ईशान, परम ब्रह्मा, परम सिद्धि, परम प्रवेगा, परम गंगा एंड परम शक्ति. परम गंगा जो है वो IIT रुड़की, परम गंगा जो है वो IIT रुड़की में ये मिशन अभी चल रहा है, ये जल्दी लॉन्च होने वाला है. 2022 में परम शक्ति को लॉन्च किया गया था. तो ये हमारे इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स हैं और ये हमारा आज का लेक्चर है. यहां तक हमने जाना आज कंप्यूटर्स के कुछ फंडामेंटल टॉपिक्स के बारे में, जिसमें हमने सीपीयू के कंपोनेंट्स के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में जाना, और क्लासिफिकेशन में हमने फर्दर डिजिटल कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन के बारे में जाना. नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच.